नमस्कार। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। माइक्रोब्स जो हैं किस वातावरण में रहते हैं और क्या चीज़ें उनको आवश्यक होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा सरवाइव करते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनकी अधिकता या कमी की वजह से उनकी ग्रोथ जो है इनहिबिट होती है या अवरुद्ध होती है, या कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके कारण वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन कौन से कारक हैं, साथ में कारक भी। तो हम यदि कैटेगराइज करें न्यूट्रिएंट्स को, तो तीन तरह के जो हम न्यूट्रिएंट्स बांट सकते हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के मतलब है कि आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक यानी कि उनके बिना जो है उस जो ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इनको हम दो जो है भागों में बांट सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब हो गया कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है, मतलब वो लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कि हमें कम माइक्रोब्स को जिनकी कि माइक्रोब्स को कम आवश्यकता होती है, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। तो जो अधिक आवश्यकता में चाहिए होते हैं उनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो। ठीक है। और जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो चीज़ें हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में चाहिए होती हैं। यानी कि सारा जो कार्बनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है। इसलिए ये जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाने जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये जो हैं कम मात्रा में आवश्यकता होंगे, लेकिन इनकी आवश्यकता जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उनमें बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक होती है। जैसे एंजाइम्स के फंक्शनल में जो है आयंस की जो है ज़रूरत होती है, इन ट्रेस एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे मैग्नीज है, जिंक है, निकल है। तो ये जो है कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत जो है निश्चित है, मतलब कि चाहिए ही चाहिए। नहीं होंगे तो इन यदि नहीं होंगे तो ये ग्रोथ को हिंडर करेंगे या ग्रोथ को बाधित करते हैं। ठीक है। दूसरे तरीके से यदि डिवाइड करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये। ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और जो इनके अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी के मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब यदि केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म की, माइक्रोब्स का या जीवाणुओं के जो साइटोप्लाज्म है उसमें लगभग 70% जो है वाटर होता है। ठीक है। और यदि हम ड्राई वेट की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ड्राई वेट है, सेल के ड्राई वेट का जो 97% ड्राई वेट वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में होता है। ठीक है। और इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो है वो 96% होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सबसे अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। एलिमेंट्स जो होंगे वो सबसे अधिक मात्रा में ये पाए जाएंगे। ठीक है। इन कुछ एलिमेंट्स से ही लगभग 50,000, लगभग 5,000 जो है डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है। इन कुछ न्यूट्रिएंट्स से ही। ठीक। ये एक ड्राई वेट का जो है इस्चेरेशिया कोलाई, जो ई कोलाई जिसको बोलते हैं, इस्चेरेशिया कोलाई, उसका ड्राई वेट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो ड्राई वेट का परसेंटेज रखता है। न्यूक्लिक एसिड में आरएनएस 20%, डीएनए 3%,
कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो है 10% और बाकी के मॉलिक्यूल जो होंगे वो 4%। ठीक है, तो इस तरह से 97% जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसी तरह से यदि कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो कार्बन होता है ड्राई वेट में। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो हम बात करते हैं यहाँ पर, हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जो इस पहले वाली पिछली स्लाइड में हमने देखा था, ये 96% जो है वेट को कवर करती है। दो तरह के माइक्रोब्स होंगे मुख्यतः, एक होंगे ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे होंगे हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स जो होंगे वो ऐसे फोटोसिंथेटिक जीवाणु होंगे जो कि खुद अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि उनका जो कार्बन का सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हेटेरोट्रॉफ्स में ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फोटोट्रॉफ्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, कीमोट्रॉफ्स जो कि किसी केमिकल कंपाउंड से अपनी एनर्जी को गेन करते हैं। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स के ट्रॉफिक जो है माइक्रोब्स होंगे। ऑटोट्रॉफ्स की यदि बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफ्स दो तरह के होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होंगे वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होंगे और उसमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बनाया जाता है। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स में भी दो तरह के होंगे, कीमो ऑर्गेनिक ऑटोट्रॉफ्स और लिथो ऑटोट्रॉफ्स। इसमें जो है ऑर्गेनिक एनर्जी के लिए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिथो ऑटोट्रॉफ्स में क्या होगा कि ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स पर जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेंगे, तो इनको जो है लिथो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाएगा। इसी तरह से हेटेरोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफ्स में कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, इस कीमो हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर जो है एनर्जी और कार्बन दोनों की जो डिपेंडेंसी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर रहती है। सेप्रोब्स या सेप्रोफाइट्स या सेप्रोब्स जो होंगे वो क्या कहते हैं कि डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर जो है डिपेंडेंट होंगे ये। हेटेरोट्रॉफ्स में अगला होता है पैरासाइट्स। ऐसे जो हैं माइक्रोब्स जो कि किसी होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं तो वो कहलाएंगे पैरासाइट, परजीवी। कुछ पैरासाइटिक जो होंगे एक्टोपैरासाइटिक होंगे, जीव के बाहर पाए जाएंगे, और एंडोपैरासाइट जो जीव के अंदर पाए जाएंगे। यानी कि होस्ट जो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उसके बाहर यदि मिलेगा उस पर डिपेंडेंट रहता है बाहर तो एक्टोपैरासाइट है, और यदि अंदर उसके है तो वो कहलाएगा एंडोपैरासाइट। सेल के अंदर है तो उसको इंट्रासेलुलर जो है पैरासाइट कहेंगे। और यदि ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो उसके बिना जीवित नहीं, होस्ट यदि है तो वो जीवित है और नहीं है तो वो उसके बिना ग्रोथ नहीं कर सकते, तो इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। कुछ और जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सोडियम है सेल ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। कैल्शियम जो है सेल वॉल और एंडोस्पोर की जो है बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स हैं उनको एज ए स्टेबलाइज़र काम करता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल और राइबोसोम या मेम्ब्रेन और राइबोसोम के स्टेबलाइज़र के रूप में काम में आता है और क्लोरोफिल का यह कंपोनेंट होता है। आयरन जो है वो साइटोक्रोम जो के कंपोनेंट के रूप में काम में आता है। और जिंक जो है ये क्या है, यूकैरियोटिक जेनेटिक्स में एज ए एसेंशियल रेगुलेटरी एलिमेंट के रूप में काम में आता है। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ पर बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं।
तीन तरह की रेंज होती है, एक मैक्सिमम और ऑप्टिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर का मतलब है कि वह लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर कि माइक्रोब्स का ग्रोथ कर सकते हैं। इससे उससे नीचे यदि टेम्परेचर जाएगा तो उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी तरह से मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर कि हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कि वो ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो उनका जो भी है एंजाइम्स वगैरह है वो डीनेचर होने लग जाएंगे, उनका मतलब एक्टिविटी रुक जाएगी। इसी तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होगा जिस रेंज के अंदर वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो या उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाईएस्ट हो। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अलग अलग टेम्परेचर पर जीवित रहने वाले अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं। जैसे थर्मोफिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर जाते हैं। बेसिलस थूरिन जेनेसिस जो होता है वो क्या है कि 70 डिग्री टेम्परेचर तक जो हॉट स्प्रिंग वाटर होते हैं उनमें भी सरवाइव करता है। ठीक है, कुछ जो है लो टेम्परेचर पर भी सरवाइव करते हैं। साइक्रोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है, लो टेम्परेचर, उनका जो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम 0 से 15 डिग्री के बीच में ये जो है सरवाइव करते हैं। साइकोट्रॉप्स जो होंगे उनका जो टेम्परेचर होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होगा। मेसोफिल जो बैक्टीरिया होंगे वो 20 से 40 डिग्री के बीच में जो है सरवाइव कर सकते हैं। थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया की बात कर रहा था वो हाई टेम्परेचर पर जो है सरवाइव करते हैं। ठीक है, ये थर्मोड्यूरिक है, यानी कि कैन सर्वाइव शॉर्ट एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर बट आर नॉर्मली मेसोफिल। ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि कुछ समय के लिए हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं, लेकिन ये जो है 20 से 40 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में ही सर्वाइव करते हैं। मतलब ज़्यादा देर यदि इनको रख दिया जाए तो ये भी जो है डेड हो जाएंगे। तो जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जियार्डिया वगैरह है, कोलेस्ट्रीडियम है, बेसिलस है, ये सारे के सारे जो है थर्मोड्यूरिक होते हैं, कुछ देर के लिए हाई टेम्परेचर को भी सहन कर जाते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा था थर्मोफिलिक, वो हाई टेम्परेचर पर जो है ग्रोथ करते हैं, यानी कि 45 डिग्री से ऊपर इनके लिए टेम्परेचर है, 45 टू 80 डिग्री जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो एक्सट्रीम थर्मोफिलिक जो होंगे वो 80 से 121 डिग्री टेम्परेचर तक भी सर्वाइव करते हैं। जो हॉट स्प्रिंग जो मैं बता रहा था उनमें ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, गैसेज हैं वो भी जो है ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये ग्रोथ पर इफ़ेक्ट डालते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो लो ऑक्सीजन पर भी जो है सरवाइव कर जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो है बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग तरह के गैसियस एटमॉस्फेरिक जो गैसेज है उनके एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं। अब ऐसे बैक्टीरिया जो कि हाई कंसंट्रेशन जो organisms that grow best at higher carbon dioxide tension than normal present in the atmosphere, ऐसे जो बैक्टीरिया हैं उनको कैप्नोफिल्स कहते हैं, जो कि हायर कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड पर रहते हैं, जैसे ब्रूसिला और नीसेरिया जो गोनेरिया और मेनिंजाइटिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये भी जो है कैप्नोफिल्स होते हैं। पीएच की मैं बात कर रहा था, पीएच जो है वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट डालती है। हाई पीएच, लो पीएच। एसिडोफिलस जो होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं। बेसोफिल बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसोफिलिक यानी कि हाई पीएच पर जो है वो सरवाइव करते हैं।
ये जैसे कि यूग्लिना जो है वो एसिडोफिलिक होता है, इसका जो 0 pH तक भी जो है ये हो रहता है, 0 से 1 के बीच में भी ग्रो करता है एसिडिक पूल के अंदर। ठीक है। एल्कनो एल एल्केलिनोफाइल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एल्कलाइन जो है कंडीशन उसमें भी उसमें सरवाइव करते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या कहलाएंगे, एल्किनोफिल्स। 12 pH तक यानी कि बिल्कुल बेसिक जो है सॉइल उसमें ये सरवाइव करते हैं। नेट्रोमोनास ये जो है बेसिक pH पर सरवाइव करेंगे। तो ये जो हैं सारे न्यूट्रिएंट्स और फैक्टर्स थे जो कि क्या कहते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।